हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां हम कवर कर रहे हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को। इस वीडियो में हमें क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम के एक और एग्जाम्पल को समझना है, कवर करना है, सॉल्व करना है, जो है सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। ये जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है या पजल है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट पजल्स में से इस पजल को मोस्टली पूछा जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। तो इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में बेसिकली हर डिफरेंट लेटर एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हमारा यही गोल है कि हमने हर डिफरेंट लेटर के अगेंस्ट जो यूनिक डिजिट है उसको फाइंड करना है। फाइनली जब हम हर डिफरेंट लेटर के लिए यूनिक डिजिट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन एक बनती है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CSP कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की। CSP में किसी भी प्रॉब्लम को 3 कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर है वेरिएबल्स, सेकंड नंबर पर डोमेन और थर्ड नंबर पर कॉन्स्टेंट्स। अगर हम इस केस की बात करें, इस गिवन एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर मौजूद जो लेटर्स हैं, जितने भी डिफरेंट लेटर्स हैं, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर हम डोमेन की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो हमारी डोमेन है। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स ये हैं, रूल्स ये हैं कि किसी भी डिफरेंट लेटर के पास सेम डिजिट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हमने S को 1 असाइन कर दिया तो किसी और लेटर को हम 1 असाइन नहीं करेंगे। हर डिफरेंट लेटर के पास डिफरेंट या जिसको हम यूनिक डिजिट बोल रहे हैं वो होना चाहिए। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सम कर रहे होते हो, ऐड कर रहे होते हो, तो वहां पर कैरी की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। तो आपने कैरी की पॉसिबिलिटी को माइंड में जरूर रखना है। अगर हम यहां पर देखें तो सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। अब यहां पर हमारे पास m है रिजल्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा जब भी सॉल्व करना है इस तरह की प्रॉब्लम को तो आपने यहां से स्टार्ट करना है। अब अगर हम देखें, इस m का मतलब ये है कि ये जो 2 लेटर्स हैं हमारे पास, इसके अगेंस्ट जो भी डिजिट्स हैं इनके, वो लाजमी ऐसे डिजिट्स हैं जिनके सम से कोई ना कोई कैरी जनरेट हुआ है। कैरी जनरेट हुआ है तो ये m यहां पर लिखा गया। चले, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम बड़े से बड़े डिजिट को भी देखें तो हमारे पास बड़े से बड़ा डिजिट है 9, और अगर m को अगर हम देखें तो ये अगर है फॉर एग्जांपल 8, अगर 9 और 8 को हम सम करें तो हमारे पास बनता है 17। अगर कोई और डिजिट भी होंगे, 8 7 होंगे या 6 5 होंगे, तो इस बात को याद रखना है कि कैरी कभी भी 1 से बड़ा यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, बड़े से बड़े को भी अगर हम करेंगे तो अब मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा। एक चीज तो मुझको गारंटी है कि यहां पर जो m है उसकी वैल्यू 100% क्या है? 1 है, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स में इन दोनों लेटर्स में जो भी डिजिट पड़े हुए हैं उनको अगर हम सम करेंगे तो हमारा कैरी अगर आएगा, कैरी आ रहा है, तो वो कैरी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 1 ही होगा। तो हमने जो है m को 1 असाइन कर देना है। इस बात की हमको श्योरिटी हो गई कि m के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी? m के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हुए ताकि आसानी से कहानी को हम समझ पाए। और यहाँ पर हमारे पास जो है m में यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ताकि हमको साथ साथ याद रहे कि किस लेटर के पास कौन सा डिजिट है। अब आगे बढ़ते हैं जी इस तरफ। वो बोलता है S प्लस m, रिजल्ट हमको मिला O। एक बात को याद रखो, यहां पर हमने पहले ये बोला कि लाजमी इनमें ऐसे डिजिट्स हैं जिनको सम करने से हमको कैरी मिल रहा है। ठीक हो गया, कैरी यहां पर आया। अब m की वैल्यू क्या है?
m की वैल्यू 1 है, मतलब m रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगर 1 में हम कोई ऐसा डिजिट ऐड करें जिसको ऐड करने से हमारे पास कैरी आ रहा है, तो वो कौन सा डिजिट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर, चलें यहां से देख लेते हैं, यहां पर m है 1 के बराबर, s में अगर मैं 8 लिखता हूं तो 8 और 1 9, कैरी नहीं आ सकता। 7 लिखता हूं, नहीं आ सकता। इट मींस s में लाजमी 0 से 9 नंबर्स जो हमारे पास डोमेन है, यहां पर 9 पड़ा हुआ है। 9 और 1 कितने होंगे? 10। तभी हमारे पास क्या आएगा जी? कैरी आएगा। तो इस बात की भी हमको गारंटी हो गई कि जो s है उसके अंदर पड़ा हुआ है कितना? 9। 9 और 1 क्या बना? 10। 10 का 0 किसको असाइन हो गया? O को, और 1 यहां पर आ गया। यहां तक हमारा जो प्रॉब्लम है वो किसी हद तक सॉल्व हो गया, यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब हमें पता है कि आगे भी यहां पर O है, तो ऑब्वियसली O को हमने कौन सी वैल्यू असाइन कर दी? 0 असाइन कर दी। अब O के पास है जी 0, S के पास पड़ा हुआ है जी 9, मींस उसको हमने असाइन कर दिया। M के पास है 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखो, अब ये है हमारे पास E और ये है O। थोड़ा सा बात को समझना है। O के अंदर पड़ा हुआ है 0। अब अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास n आता है, जबकि आना तो E चाहिए। फॉर एग्जाम्पल E के अंदर मैं 5 रखता हूं तो 5 + 0 = 5। अगर मैं 6 यहां पर E को देता हूं, समझने के लिए 6 + 0 = 6। इट मींस एक ही डिजिट जो 6 है वो E के पास भी जा रहा है, वो n के पास भी जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। अगर हमको किसी डिजिट में 0 को ऐड करना हो, जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा ना, 6 + 0 6 आएगा। मतलब अगर मैं E को कोई भी डिजिट देता हूं, O में 0 पड़ा हुआ है, इन दोनों को सम करेंगे तो n में भी वही वैल्यू आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर लेटर के पास एक डिफरेंट डिजिट होगा। इसका मतलब ये है कि लाजमी यहां पर कोई ना कोई कैरी मिल रहा है। वो कैरी जब इसमें ऐड होगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो n बनेगा। तो इस पूरी सिनेरियो को देखते हुए, इस पूरे सिनेरियो कहानी को देखते हुए हमको इस बात की गारंटी हो गई कि यहां पर एक कैरी जो है वो लाजमी आ रहा है। E उस कैरी में जब सम होगा तो हमारे पास जो जवाब बनेगा वो बनेगा n। तो हम यहां पर एक और चीज हमको समझने में यहां पर मिल गई। अब यहां पर देखो, E + 1 + 0 = n। अब यहां तक मुझको कोई श्योरिटी नहीं है कि E में कौन सा डिजिट आएगा कि मेरे पास n मुझको मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी को थोड़ा सा समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है। चलें इसको हम जो है एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E + 1 = n। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में इनका जो रिलेशन है उसको यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसा है कि अगर हम n और r की बात करें तो हम कह रहे हैं कि n में अगर r को हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? E बनेगा। और इस बात को भी याद रखना है कि ये जो E है यहाँ पर कोई वैल्यू 10 से बड़ी आ रही है, मीन्स अगर वो बड़ी आ रही है तो ही हमारे पास कैरी बन रहा है ना। मतलब 2 + 2 नहीं हो सकता, 3 + 3 नहीं हो सकता, 4 + 4 नहीं हो सकता, 5 + 5 नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि 0 हमने पहले O को असाइन किया हुआ है, 5 और 6 हो सकता है, मतलब बड़े डिजिट्स होंगे, क्योंकि E लाजमी यहां से क्या करेगा? एक कैरी को जनरेट करेगा और यहां पर वो आ रहा है। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको मजीद आसान बनाते हैं। तो हमें पता है कि n + r, अगर हम n और r को प्लस करें तो हमारे पास E आता है +10 आता है। इस 10 का मतलब ये है कि कैरी, ठीक है, यहां से ऐसी वैल्यू बनेगी कि यहां पर कैरी जाएगा। कैरी यहां पर आना ही आना है, क्योंकि कैरी यहां पर जमा हो रहा था, तभी n आएगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन जो हैं हमको मिल गई। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि क्या यहां पर भी कोई कैरी आ रहा है या उसके बगैर ही ये E हमको मिल रहा था।
इस बात की भी गारंटी नहीं है। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को हम यहां पर लिख लेते हैं। एक तो है कि n प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस 10, सादा सादा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि n में जब हम r जमा करें और उसके साथ साथ 1 मतलब कैरी को भी हम साथ में एज्यूम कर रहे हैं, वो किसके बराबर आ जाए e प्लस 10 के। चलें इसको थोड़ा सा खुला करके मैं लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये पॉसिबिलिटी मैं यहां पर लिख रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है n प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू ई प्लस 10। पहली पॉसिबिलिटी कैरी के बगैर ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हम कैरी को भी साथ में एज्यूम करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। हमने कैरी को कभी भी नहीं भूलना इस तरह की प्रॉब्लम। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, n प्लस आर इज इक्वल टू ई, ठीक है, e प्लस 10 मीन यहां पर ऐसी डिजिट आना है, ऐसी वैल्यू आनी है जिससे यहां पर कैरी जा रहा है। ठीक हो गया। पहली तो सिंपल सा हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर करते हैं कि हो सकता है यहां से कुछ कैरी भी आ रहा हो। कैरी हमें पता है एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 प्लस n प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस 10। ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं। मतलब ये जो रिलेशन हमारे पास है, ये दो, ये इसका और इसका और इसका और इसका जो बन रहा है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट लेकर आ सकते हैं। तो हम बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। यहां पर अगर आप देखो e प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि e प्लस 1 किसके बराबर है, n के बराबर है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो n है, n प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस 10 मीन्स हम n और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहला जो पॉसिबिलिटी है, इस पहली पॉसिबिलिटी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्लीज इसको आपने याद रखना। पहली पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं, ये है e प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये तो हमको पता है, हमने उसके लिए बनाया। और पॉसिबिलिटी क्या है, n प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस 10। अब हम क्या कर रहे हैं जी, इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। समझना है बात को। अब n किसके बराबर आ गया, e प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस 10। तो फाइनली हमको r की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। ये देखिए यहां पर कुछ इस तरह से पहली पॉसिबिलिटी को अगर हमने कंसीडर किया, ठीक है, ये वाली को। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं तो तब आपने देखना है जी, तब हमको क्या वैल्यू मिलती है। तो एक पहली पॉसिबिलिटी में हम जहां पर हमने कैरी को कंसीडर नहीं किया हुआ, वहां पर r की वैल्यू हमको मिल रही है 9। अगर हम देखें तो दूसरी, इसको मैं चले यहां से मिटा देता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी को देखिए, e प्लस 1 n की जगह पर आ गया, प्लस r प्लस 1, प्लस 1 कौन सा है, कैरी वाला 1, इज इक्वल टू e प्लस 10। तो इसमें हमको r की वैल्यू कितने मिलेगी, r की वैल्यू हमको 8 मिलेगी। ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको आती होगी। r की वैल्यू हमको कितनी मिलती है जी, 8। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कैरी नहीं आ रहा तो r की वैल्यू कितनी है, 9। अगर कैरी आ रहा है तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो चले सबसे पहले 9 को देखते हैं। क्या मैं r को 9 दे सकता हूं, यहां पर r को मैं 9 दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह क्या है, हमने s को पहले से 9 असाइन किया हुआ। इट मींस यहां पर जो r है, r की वैल्यू हमको गारंटी हो गई कि r की वैल्यू कितनी है जी, 8 है। अगर r की वैल्यू 8 है तो उसके साथ हमको यह भी पता चल गया कि लाजमी यहां पर एक कैरी भी आ रहा है। तो एक कैरी का हमको पता चल गया और हमको ये पता चल गया कि r जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। होपफुली ये जो कहानी मैंने यहां पर आपको बताई ये आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर अगर आप देखो तो कौन कौन से, इस 1 को चले मैं यहां पर रहने देता हूं और इसको भी रहने ही देता हूं ताकि मसला हमारा ख़राब ना हो। अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास e की वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर e की वैल्यू नहीं है और n की वैल्यू भी हमको नहीं मिली और उसके साथ साथ यहाँ पर d और e की वैल्यू। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं और d और e की वैल्यू को थोड़ा सा समझते हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अब ऐसा है, d और e में ऐसे डिजिट्स पड़े हुए हैं जिनको सम करने से जो वैल्यू आती है तो यहाँ पर एक कैरी जाता है। ठीक है, d और e
में ऐसे डिजिट्स पड़े हुए हैं दो डिफरेंट, जब हम उनको सम करते हैं तो सम करने के बाद कैरी यहां पर आता है। ठीक हो गया। अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। क्या हम 9 दे सकते हैं डी या ई को? नहीं दे सकते, क्योंकि 9 पहले एस को असाइंड है। ठीक है, ठीक हो गया, 9 तो उस पॉसिबिलिटी में आ ही नहीं रहा। क्या हम 8 दे सकते हैं? हम 8 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 8 हमने किसको दिया हुआ है जी? आर को दिया हुआ है। 1 2 3 4 तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि उससे कैरी आएगा नहीं। तो हमारे पास 3 नंबर्स बच गए यहां पर, अगर आप थोड़ा सा गौर करो। एक बच गया है 6 और एक बच गया है 7 और एक बच गया है 5। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखो, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इसमें 6 रखवाएं, इसमें 7 रखवाएं। दूसरी दफा हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें 7 रखवाएं, हम इसमें 6 रखवाएं। हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें 7 रखवाएं, हम इसमें 5 रखवाएं, हम इसमें 5 रखवाएं, हम इसमें 6 रखवाएं। 5 और 6 कितना बनेगा? 11। इट मीन्स y को हमको देना पड़ेगा 1, तो 1 तो पहले ही हमने हमको दे रखा है, तो इट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इसको भी निकाल दो। ठीक हो गया। अब बन गया 7 और 5। आपकी मर्जी, आप इधर से चेक करना शुरू कर दो, आप इधर से चेक करना शुरू कर दो, आपको आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब 7 और 5 मीन्स हम पहले केस में d को 7 दे के देख रहे हैं और e को 5 देकर देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम d में 7 रखवाते हैं और e में हम रखवा रहे हैं 5, तो देखिए क्या बनता है। हमने इसमें अगर 7 रखवाया, ठीक है जी, 7, और यहां पर हमने क्या रखवा दिया? 5। अब e की वैल्यू अगर यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी 5 होगी। अगर वैल्यू हमारी गलत होगी तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हम मिटाकर दूसरे को चेक करेंगे, लेकिन होपफुली इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब d की वैल्यू यहां पर हमने 5 कर दी, यहां पर भी हमको 5 करनी है और यहां पर भी हमको 5 करनी है। देखो जी, 7 और 5 कितना हो गया? 12, मतलब 2 हमने यहां पर लिख दिया, एक यहां पर लिख दिया। y को असाइन हो गया जी 2, तो कोई मसला नहीं है, 2 किसी के भी पास नहीं है, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 2 यहां पर आ गया, 1 कैरी आ रहा था। अब e को हमने यहां पर 5 दिया, 5 और 0 और 1 कितना हो गया? 6। मीन्स n में कितना आ गया? 6। अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। n कहां पर है जी? n के अंदर हमने क्या रखवा दिया जी? 6 रखवा दिया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। अब यहां पर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 6। 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होता है जी? 7 और 8 होता है 15। तो यहां पर ये देखिए 5 ही था, ऑलरेडी हमने e की वैल्यू जो है वो यहां पर 5 लिखी हुई है और 1 यहां पर कैरी आ गया। इट मीन्स हमने हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया। सिंपल, इनको जमा करो। 9 5 6 7 प्लस 1 0 8 5, 7 और 5 12, 1 यहाँ पर आ गया कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 5 यहाँ और 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6 प्लस 0 6 आ गया, 9 और 1 10 10 और ये। इट मीन्स हमने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सिर्फ यही सोल्यूशन है, इसके अलावा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। आपको बार बार इसको ट्राई करना है, इसमें सोचना समझना बहुत ज़्यादा है, दिमाग के घोड़े आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगाने पड़ेंगे। आपने रट्टा नहीं मारना, आपने किसी ना किसी तरह से लॉजिक के साथ इसको लेकर चलना है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इसके अलावा कोई सोल्यूशन लेकर आओ। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।